हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकोशल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस। जो हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स की 6th यूनिट है बिजनेस फाइनेंस, उससे जो भी अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था जून 2022 वाला, उससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है वैसे तो जून 2022 वाला था, लेकिन ये अभी कंडक्ट किया गया था अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और उन जो 3 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था, और उनमें जो भी बिजनेस फाइनेंस ये यूनिट है इससे क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, A project require an initial investment of 56,125 and its estimated salvage value is 3,000 rupees. The annual estimated income after depreciation and tax for its entire life of 5 years are these respectively. Which one of the following it एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? हमें डाटा दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करनी है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने से पहले हमें समझना होगा कि ARR होती क्या है, ठीक है। अगर आपको ARR का फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है, ना इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशंस है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए समझते हैं पहले ARR क्या होती है। ARR क्या होती है? ये होती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये एक मेथड होता है जिससे हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे कि जैसे हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो वो जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स है और उनमें से एक मेथड है ARR मेथड। अब इसमें कैसे इवेलुएट किया जाता है? हम ARR निकालते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करके देखते हैं हमारी जो प्री डिटरमाइंड रेट है, और अगर ARR ज़्यादा होती है तो हम मान लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अदरवाइज कम है तो वो नॉन बेनिफिशियल है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब ARR कैसे फाइंड आउट करते हैं? ARR फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेज एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। कि कितने तो एनुअल प्रॉफिट्स होंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ईयरली, एनुअली यानी कि, और एवरेज इन्वेस्टमेंट की हम उसके अंदर इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं इनटू 100, ऐसे निकालते हैं हम ARR। अब ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये देखो, प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है कि जो भी टोटल प्रॉफिट है जितने भी ईयर्स तक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो अर्निंग्स देगा, उसको उसके नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देना है, तो निकल आएगा हमारे एनुअल जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है, जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो सैल्वेज वैल्यू बचेगी लास्ट में उस एसेट की, उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और फिर इन दोनों को पुट करके इनटू 100 कर देना है, ARR निकल आएगा। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 56,000 और इसकी सैल्वेज वैल्यू है 3,000। तो अब हमें क्या सबसे पहले हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको इसमें ऐड करके 56,000 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सोल्व करवाया हुआ है। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम 56,125 में 3,000 को ऐड करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29,562.5, ये आ गई एवरेज इन्वेस्टमेंट। फिर अब निकालेंगे हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? उसमें से टैक्स और डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स लेना होते हैं प्रॉफिट्स। तो अब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि जो ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ये इनकम दी हुई है, वो डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को मतलब उनको एस्टिमेट करने के बाद के प्रॉफिट्स हैं, यानी कि ये डिडक्ट कर लिए गए हैं। तो अब हमें कुछ डिडक्ट नहीं करना, डायरेक्ट ये लेने हैं जो भी दे रखा है प्रॉफिट्स, इनको ऐड कर देना है और फिर डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स है 5, क्योंकि ये 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो 5 से डिवाइड कर देना, तो हमारे आ जाएंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट। फिर ARR निकालने के लिए क्या करना है? एनुअल प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देना है एवरेज इन्वेस्टमेंट से और इनटू 100, ये आ जाएगी हमारी 24.97% ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो अब देखते हैं फॉर्मूला क्वेश्चन में एक भी जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, सब में गलत डाटा दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर है ये 24.97%। अब इसमें सारे ऑप्शन गलत थे, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर लिया गया था NTA के द्वारा, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द स्टेप्स फॉलोड इन इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूजिंग NPV मेथड। कि NPV मेथड्स के थ्रू अगर हम एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। अब ये NPV क्या होता है? NPV भी जैसे ARR मेथड हमने पढ़ा अभी लास्ट क्वेश्चन में कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को अप्रेज करता है, ऐसे ही NPV भी एक ऐसा ही ARR की तरह एक मेथड है जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेलुएट करता है कि भाई हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है,
ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स को समझने से पहले हम एक बार ये समझते हैं कि एनपीवी मेथड होता क्या है। तो एनपीवी मेथड क्या होता है? एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कैश आउटफ्लोज की और इनफ्लोज की। आउटफ्लो और इनफ्लो क्या होते हैं कि हम किसी भी इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कितने रुपए कर रहे हैं और फिर उससे अर्निंग्स कितने रुपए की होगी। तो अर्निंग्स होंगी वो तो हमारे इनफ्लो हो गए कैश के, और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे आउटफ्लोज हो गए। तो हम पहले आउटफ्लो और इनफ्लो को एस्टिमेट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट करके फैक्टर को, डिस्काउंटिंग रेट होती है एक, उसके थ्रू। अब ये इन डिटेल हमने मैराथन है बिजनेस फाइनेंस का, आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो फिर अगर इन डिटेल जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जबकि हमने ये टॉपिक्स करवा रखे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर हम जो इनफ्लोज हैं प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करते हैं और फिर हमारी एनपीवी निकलती है। तो फिर जो एनपीवी है अगर पॉजिटिव आती है तो हम मान लेते हैं कि बेनिफिशियल है प्रोजेक्ट, और अगर ये नेगेटिव आती है यानी कि हमारे आउटफ्लो ज़्यादा होते हैं इनफ्लो से, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारे लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे इसके अब मतलब वो किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये देखो एक्सेप्टेंस और रैंकिंग रूल, कि अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें से हमें ये करना है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये इवैल्यूएट करना है हमें, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट हैं, उनमें से हमें बेस्ट को चूज करना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तब हम रैंक करते हैं कि रैंक में लगाते हैं कि पहले नंबर पर इस प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको। तो रैंक लगाने के लिए हम जिसकी भी एनपीवी सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट रैंक देंगे, और फिर ऐसे कंटिन्यू देंगे कि जिसकी उससे कम है उसको सेकंड रैंक, ऐसे थर्ड रैंक। तो रैंक के लिए ये रूल होता है, और एक्सेप्टेंस के लिए जिसकी एनपीवी मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब वापस मूव करते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब एक बार इन ऑप्शंस को रीड आउट कर लेते हैं, फिर ही हम अरेंज करेंगे इनको स्टेप वाइज। तो फर्स्ट है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लोज की। बी ऑप्शन है आइडेंटिफाई एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, की एक डिस्काउंट रेट को आइडेंटिफाई करेंगे। देन फोरकास्टिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लो है उनको फोरकास्ट करेंगे। रैंक द प्रोजेक्ट एज पर एनपीवी एंड कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। अब इन ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपको एक तरह से क्लिक कर जानी चाहिए, अगर आपको एनपीवी मेथड पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी पता है कि कैसे ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में सोल्व करेंगे तो हम मतलब टाइम ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट होता है एग्जाम के अंदर, और हमें टाइम सेव करना होता है, तो हमें क्विकली जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना होता है एक बार रीड आउट करके। तो अब आपने ये सारे ऑप्शन एक बार जल्दी जल्दी रीड कर लिए, तो आपको पता चला होगा कि ये जो डी ऑप्शन है रैंक द प्रोजेक्ट एज पर एनपीवी, कि एनपीवी के बेसिस पे हम रैंक करेंगे प्रोजेक्ट को। अब हमने एनपीवी का कंसेप्ट समझा कि रैंक कब करते हैं हम प्रोजेक्ट को, जब हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लें, तभी ये तो फाइनल डिसीजन होता है कि रैंक करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट है उसको हम प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। तो ये कब करते हैं? बिल्कुल लास्ट में करते हैं। तो ये स्टेप डी जो पॉइंट स्टेप है वो कब कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा बिल्कुल। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर डी जो पॉइंट है वो लास्ट में नहीं है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर करने से। ठीक है, तो हमें ऐसे जल्दी जल्दी सोल्व करना है, ना कि इनको जल्दी मतलब ऐसे कि भाई सारे स्टेप्स को अरेंज करके देखना है। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम एग्जाम में नहीं है, इसको सारे जो स्टेप्स हैं इनको अरेंज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कैश फ्लोज को, क्योंकि सबसे पहले तो हम कैश फ्लो कितने हुए हैं, मतलब कितने इनफ्लो होंगे या कितने आउटफ्लो होंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट मैंने बताया था कि जब हम जो कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक डिस्काउंट रेट का यूज़ करते हैं। तो अब कैश फ्लो को निकालने के बाद ही हम उनकी डिस्काउंट रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, और डिस्काउंट रेट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद ही हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी फिर ही उनमें से हम इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस करेंगे, तभी एनपीवी निकलेगी, और फिर एनपीवी निकालने के बाद ही हम लास्ट में ये करेंगे, रैंक करेंगे प्रोजेक्ट को एज पर एनपीवी बेसिस। ओके, तो ये था क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये राइट ऑप्शन है इसका डी, जिसमें लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज दे रखे हैं और उनके आगे कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं। तो समझते हैं लीवरेज लीज, डायरेक्ट लीज, वेट लीज और अपडेट लीज।
अब देखो यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जैसे कि हर एक से और हमें मैच करना है। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज समझते हैं। वैसे लीज फाइनेंसिंग होता क्या है, इसके अंदर एक मतलब एक ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एक लेजर होता है और एक लेजी होता है। जो लेजर होता है वो ओनर होता है एसेट का, ठीक है, और जो लेजी होता है वो यूजर होता है एसेट का। तो इन दोनों के बीच में, लेजर और लेजी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जो लेजर है, जो ओनर है एसेट का, वो लेजी को कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने एसेट को दे देता है, जैसे हम रेंट पे देते हैं, और फिर उसके बदले में जो लेजी है वो उसको पेमेंट करता है मंथली बेसिस पे, या जो भी जिस भी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब किया गया है, जो एग्रीमेंट किया गया है उसके बेसिस पे ये इसको पेमेंट करता है। और फिर जब तक ये इसको यूज करता है तब तक पेमेंट करता है, और अपना इसका अगर यूज नहीं है तो ये इसको वापस से रिटर्न कर देता है इसके एसेट को, ठीक है। तो ये ऐसे एग्रीमेंट होता है, जैसे रेंट में होता है कि हम कोई पर्टिकुलर एसेट है उसको ले लेते हैं, जब तक हमारे लिए यूज होती है उसके पेमेंट करते रहते हैं मंथली बेसिस पे, और फिर जब हमें नहीं यूज होता उसका तो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज होती है, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, डायरेक्ट लीज, सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट, लीवरेज्ड लीज, सब लीज, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। अब समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट लीज। डायरेक्ट लीज क्या होती है, इसमें डायरेक्टली एग्रीमेंट होता है, सिंपल की एक लेजर है और एक लेजी है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा, और डायरेक्टली जो एसेट्स है वो लेजी अपने पास रखेगा और उसके बदले जब तक भी अपने पास उसको यूज करेगा उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। देन है फिर सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है कि एक पर्सन है, जैसे ए पर्सन है, इसके पास एक एसेट है, तो अब ये एसेट को बेच देता है, सेल कर देता है इसको, और सेल करने के बाद इसको वापस जिसको भी इसने सेल किया है उससे वापस इसको लीज पे ले लेता है, ठीक है, और फिर इसको यूज करता है। तो ऐसे होता है सेल एंड लीज बैक। देन है फिर लीवरेज लीज। लीवरेज लीज में क्या होता है, इसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं। इसके अंदर एक तो जैसे हमने पढ़ा कि लेजर होता है और एक लेजी होता है, लेकिन इसके अंदर एक और होता है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दिया हुआ होता है लेजर को, ठीक है, और फिर लेजर ने बैंक या फाइनेंशियल किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लेके एसेट को परचेज किया हुआ होता है, और फिर उस एसेट को लेजी को दिया हुआ होता है लीज पे। तो इसके अंदर 3 पार्टीज होती है लीवरेज लीज के अंदर। तो अगर ये जो लेजर है ये इसका लोन नहीं चुका पाता है, मतलब डिफॉल्ट कर देता है, या इसके पास मतलब इतनी अर्निंग्स नहीं होती कि ये इसका लोन है वो पे कर सके, तो ये जो एसेट है, ये जो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो भी बैंक वगैरह या कोई और थर्ड पार्टी है, ये अब जो लीज की जो पेमेंट है, मतलब जो लीज का रेंट मिलता है उस पे जो राइट है वो इसका हो जाता है, फिर बैंक का या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दे रखा है उस एसेट को खरीदने के लिए, या ये लेजी से उस एसेट को एक्वायर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है लीवरेज लीज, जहाँ पर जो लेजर है उसने किसी थर्ड पार्टी से पैसे लेके, लोन लेके फिर एसेट को परचेज कर रखा है और फिर उसको लीज पे दे रखा है, तो ये होती है लीवरेज लीज। सब लीज में क्या होता है कि अब देखो लेजर था और एक लेजी जो यूज करता है एसेट को, अब लेजर से लेजी ने एसेट को लीज पे ले लिया और फिर लेजी ने किसी थर्ड पार्टी को उसको दोबारा लीज पे दे दिया, ठीक है। अब हमने कोई चीज, कोई मकान है वो रेंट पे ले लिया और फिर हमने वो मकान रेंट पे लिया हुआ किसी थर्ड पार्टी को दोबारा रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही सब लीज में होता है कि जो जिसने लीज पे ले रखा है उसने भी दोबारा लीज पे दे दिया उसको, वही होती है सब लीज। नेक्स्ट है फिर वेट एंड ड्राई लीज। अब ये क्या है, ये है ना वेट और ड्राई लीज, ये ज़्यादातर उन जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं एरोप्लेन से रिलेटेड इंडस्ट्री की, जो एरोप्लेन है उनको दिया जाता है वेट और ड्राई ऑपरेटिंग लीज के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वेट लीज में तो ये होता है कि जब वेट लीज पे दिया जाता है तो उसके साथ साथ कुछ और सर्विसेज भी दी जाती है। जैसे अब एरोप्लेन है, एरोप्लेन को हमने लीज पे दे दिया, तो अब एक तो डायरेक्ट बस एरोप्लेन ही दिया जाए, लेकिन तो वो तो होगी ड्राई लीज। और अगर एरोप्लेन के साथ हम जो उसको ऑपरेटिंग मतलब उसके जो भी उसको चलाने वाले हैं पायलट वगैरह, या और भी जो उसकी इंश्योरेंस या मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको भी अगर साथ पे लीज पे दें, ठीक है, मतलब वो पूरा सेटअप अगर दें तो वो होती है वेट लीज, ठीक है। यही डिफरेंस होता है वेट और ड्राई लीज में। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर, मैच करते हैं लीवरेज लीज, डायरेक्ट लीज, वेट लीज और अपडेट लीज। ये रहेगी अपडेट लीज। अपडेट लीज क्या होती है कि अप टू डेट, मतलब उसके अंदर किया जाए, बस अब जो भी कंडीशंस हैं उनको अप टू डेट रखा जाए, ठीक है, मतलब अपडेट रखा जाए, इस तरह से आप समझ सकते हो अपडेट लीज। तो अब मैच करते हैं इनको ऑप्शंस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ। सो फर्स्ट है लीवरेज लीज। तो अब एक एक डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं। मिक्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज ऑन फुल पेमेंट बेसिस एंड प्रोवाइड्स फॉर the purchase options to the lease, financing for services and fuel in the aircraft industry.
अब देखो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, मैंने बताया था कि जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वाला सिस्टम होता है उसमें कौन सी होती है, वेट और ड्राई लीज। तो अब इन्होंने किया है फाइनेंसिंग फॉर सर्विसेज एंड फ्यूल्स इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये कौन सी होगी, फाइनेंसिंग फॉर एयरक्राफ्ट, और इसके लिए कि अगर सर्विसेज भी प्रोवाइड की है, फ्यूल और उससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की है, तो वेट लीज में आएगा ये सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है फिर प्रोटेक्ट लेजी अगेंस्ट द रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। अब ऑब्सोलेंस का क्या मतलब, क्या होता है कि मतलब कोई भी जो एसेट है वो उसकी टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाए, अब यूज में ना रहे, तो यानी कि वो ऑब्सोलेंट हो गई। ठीक है, तो अब अपडेट लीज में हमने क्या था कि वो अपडेट करते रहते हैं अपने एग्रीमेंट को और अपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको। तो अब ऑब्सोलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना लेजी को, तो ये किसके अंदर होएगा, अपडेट लीज। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इन्वॉल्व लेजर लेजी फाइनेंसर। 3 पार्टीज इंक्लूड है। 3 पार्टी किस में इंक्लूड होती हैं, लीवरेज लीज में। तो ये ए में हो जाएगा 4 ऑप्शन। और फिर डायरेक्ट लीज में ये हो गया मिक्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज ऑन फुल पेमेंट बेसिस एंड प्रोवाइड द परचेज ऑप्शन टू द लेसी। ठीक है, तो अब हम इनको मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ एमएम हाइपोथेसिस इन स्टेटिंग इररेलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट। ये जो एमएम हाइपोथेसिस है उसकी अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो हाइपोथेसिस होती है वो मतलब हाइपोथेसिस क्या, जो अजम्पशंस हैं वो इंपॉर्टेंट होती है सारी, जो भी थ्योरीज हैं उनकी अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद करके जानी होती है अजम्पशंस। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं अजम्पशंस से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एमएम हाइपोथेसिस की अजम्पशंस क्या क्या होती है या इसका क्या कंसेप्ट है। अब जो ये मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच है, इसके अंदर मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट में तो ये कंसीडर करती है कि जो टैक्सीज हैं उनको इग्नोर किया जाए, और सेकंड पार्ट में कंसीडर करती है कि टैक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनको ये अज्यूम करके चलती है कि टैक्सीज अज्यूम करती है। तो अब ये अप्रोच जो है वो किस बारे में बात करती है, ये जो अप्रोच है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अप्रोच है। कैपिटल स्ट्रक्चर जहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना मतलब फाइनेंस के डिफरेंट सोर्सेज है, कितना डेट से यूज करेंगे, कितना इक्विटी से यूज करेंगे, ऐसे डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अप्रोच है ये, और ये बताते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं हम, उसका और एक फर्म है उसकी वैल्यू की, उसकी क्या वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी उस फर्म की, उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताती है ये अप्रोच। तो डिफरेंट अप्रोच है, जैसे ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऐसे ये एमएम अप्रोच है, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच है। ये अप्रोच जो है वो 2 कंडीशंस में बताती है कि जब टैक्सीज को इग्नोर किया जाता है और जब टैक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये जो इसकी फर्स्ट अप्रोच है जहाँ पे ये टैक्सीज को इग्नोर करती है, तब ये बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, ठीक है, जो हम रेशो डिसाइड करते हैं कि कितनी डेट यूज करना है, कितना इक्विटी, उसका जो इफेक्ट है वो फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ता। ठीक है, वो जो डिसीजन है वो इरेलेवेंट होता है फर्म की वैल्यू से। ठीक है, कि चाहे हम डेट को ज़्यादा यूज करें या इक्विटी को ज़्यादा यूज करें, जो फर्म है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ये बात बोलती है ये मोदिग्लानी और मिलर हाइपोथेसिस। और जब ये टैक्सीज को अज्यूम करती है कि टैक्सीज एग्जिस्ट करते हैं, तब ये बोलती है कि जो वैल्यू है फर्म की वैल्यू वो सेम रहती है, बस थोड़ी अगर जो डेट और इक्विटी का रेशो यूज किया जाता है तो जो फर्म है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और वो थोड़ी सी ज़्यादा कितनी ज़्यादा, जितने टैक्सीज बेनिफिट मिल रहे हैं डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको शायद अभी पहले पढ़ रखी है तो शायद समझ आ जाए, और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए हमने को इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में करवा रखा है। जो कंप्लीट मैराथन है बिजनेस फाइनेंस का, उसके अंदर आप वहां पर जाके अच्छे से समझ सकते हो। अब देखते हैं इनकी अजम्पशंस क्या क्या है। फर्स्ट अजम्पशन है कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स, कि जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है, सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इक्वली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देन पर्सनल लिवरेज एंड कॉर्पोरेट लिवरेज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट, कि जो पर्सनल लिवरेज और कॉर्पोरेट लिवरेज है वो सब्सटीट्यूट है, यानी कि सेम ही है। देन होमोजीनियस रिस्क क्लासेज हैं फर्म की, सिक्योरिटीज हैं वो इनफाइनाइटली डिविजिबल हैं, 100% पे आउट रेशो, ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो भी सारी अर्निंग्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नो कॉर्पोरेट टैक्सेज, इसको विद्रॉ कर लिया गया था। देन द कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए फर्म इज द कैपिटलाइजेशन रेट, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो कट ऑफ रेट है इन्वेस्टमेंट की एक फर्म के अंदर वो क्या है, उसकी कैपिटलाइजेशन रेट ही है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी जो कॉस्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, तब
कौन कौन सी अजम्पशंस होती है MM हाइपोथेसिस की। तो एक बार ऑप्शंस को रीड करते हैं। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, heterogeneous risk class, absence of taxes, full dividend payout, same expectation of firm's EBIT with which to evaluate the value of a firm। अब देखो किन किन की जो, अब अगर आपको सारी जो जंक्शंस है वो नहीं पता लेकिन फिर भी कुछ पता है तो आप ऑप्शंस की हेल्प लेके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा कि जो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है वो होती है और सभी इन्वेस्टर को फुल इन्फॉर्मेशन होती है, तो ए ऑप्शन जो है वो 100% श्योर है। देन है हिट्रोजीनियस रिस्क क्लास। अभी हमने पढ़ा कि होमोजीनियस रिस्क क्लासेज होती है फर्म की, ना कि हिट्रोजीनियस, तो बी ऑप्शन है उसको निकालो कि बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब सिर्फ दो ऑप्शन की हेल्प से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार जिस भी ऑप्शन में बी को दिया हुआ है उसको एलिमिनेट करते हैं। बी इसमें दिया हुआ है तो हमें पता है बी नहीं आएगा, सेकंड में नहीं दिया हुआ, थर्ड में भी बी दिया हुआ है, फिर फोर्थ में भी बी दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें सारे पॉइंट्स को रीड करने की नीड भी नहीं पड़ी, हम सिर्फ दो ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगर हम रीड भी करते हैं, हमें पता भी होता है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है रीड करने पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए नॉन प्रोडक्टिव इनएक्टिव एसेट इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट यानी कि कैश बाय सेलिंग रिसीवेबल्स टू ए कंपनी दैट स्पेशलाइज्ड इन द कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि इनमें से कौन सा एक मेथड है जिसको यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए नॉन प्रोडक्टिव और इनएक्टिव एसेट्स को प्रोडक्टिव एसेट्स में, बाय सेलिंग रिसीवेबल्स को सेल करके जो नॉन प्रोडक्टिव और इनएक्टिव एसेट्स हैं उनको प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा कौन सा मेथड है? तो अब बिल डिस्काउंटिंग, अंडर राइटिंग, गारंटिंग, फैक्टरिंग, अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है, इसके अंदर हम हमारे जो रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, जो हमने बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं उनको हम बैंक को या एक ऐसी मतलब कोई ऐसी कंपनी जो बिल्स रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करने का जो काम करती है, ठीक है, उनको बेच देते हैं और फिर उनसे हम कैश ले लेते हैं। तो अब बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनमें तो ऐसे मतलब टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हमें पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। तो अब बैंक से हम अभी कैश ले रहे हैं तो बैंक क्या करता है, जितना भी अब जैसे मतलब 10,000 का अगर बिल्स रिसीवेबल है तो हम उसको डिस्काउंट करवाते हैं, हम उसको सेल करते हैं बैंक वगैरह को या जो भी जो फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो इंस्टीट्यूशंस उनको, तो वो क्या करते हैं हमें 9,000 रुपीज़ कैश में दे देंगे और हमारे 10,000 वाला ले लेंगे। तो इससे क्या है उनका 1,000 का बेनिफिट हो गया जब उन्हें कैश रिसीव होगा। तो यही होता है फैक्टरिंग के अंदर। फैक्टरिंग क्या एक तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके अंदर जो बिजनेस एंटिटी है वो सेल कर देते हैं अपने बिल्स रिसीवेबल्स को एक थर्ड पार्टी को, ताकि जो फंड्स हैं अभी उनके जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको अभी मतलब पूरी कर सके और कैश ले लेते हैं। तो ये जो फैक्टरिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, एक रिकोर्स और एक नॉन रिकोर्स। जो रिकोर्स फैक्टरिंग है उसके अंदर क्या होता है कि अगर जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनको पे कर दिया, मतलब उनको डिस्काउंट करवा लिया, तो अगर वो पेमेंट नहीं करता, जिसके से भी वो बिल्स रिसीवेबल्स थे, जो भी कस्टमर था वो अगर पेमेंट नहीं करता, यानी कि वो पेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो जो जिससे भी हमने उनको डिस्काउंट करवाया है, जो भी हमें मतलब जिसने भी कैश दिया है हमें, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी होता है, तो वो जो पैसे हैं वो जो क्लाइंट जो बिजनेस है, जो बिजनेस एंटिटी है उससे निकलवाएगा कि भैया हमें पैसे दो, आपका जो ये कस्टमर था ये डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। तो वो तो होती है रिकोर्स फैक्टरिंग। लेकिन जहाँ पे जो नॉन डिफॉल्ट का रिस्क है वो भी ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो होता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, जहाँ पे जो बिजनेस है जिसके था वो बिल्स रिसीवेबल्स, उसकी कोई गारंटी नहीं होती अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो कोई कस्टमर, ठीक है। तो वो जो रिस्क है वो वही बियर करेगा जिसने उनको परचेज किया है बिल्स रिसीवेबल्स को, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब देखो यही क्वेश्चन था, इसके अंदर पूछा गया था कि एक मेथड जो कन्वर्ट करता है नॉन प्रोडक्टिव और इनएक्टिव एसेट्स को प्रोडक्टिव एसेट यानी कि कैश के अंदर, वो कौन सा होता है, वो होता है फैक्टरिंग, ठीक है। गारंटिंग का मतलब यही होता है गारंटी देना। अंडर राइटिंग क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स वो अगर कंपनी जिन भी किसी उसके थ्रू मतलब किसी और क्लाइंट्स के थ्रू उनको इशू करवाती है तो वो होते हैं अंडर राइटर्स, उनसे कम। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब यही होता है कि अगर बैंक में हम हमारे बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनको डिपॉजिट करवा दें और फिर बैंक से पैसे ले लें, ठीक है, उनको मतलब एक तरह से जैसे कुछ गिरवी रखते हैं ना, इस तरह से हम बिल रिसीवेबल्स जो है वो डिपॉजिट करवा लेते हैं और उनको डिस्काउंट करवा लेते हैं, तो उनको बोला जाता है बिल डिस्काउंटिंग। जो बिल डिस्काउंटिंग है वो
सिमिलर होता है फैक्टरिंग से, लेकिन फैक्टरिंग जो है वो थोड़ा मतलब अलग डिफरेंट सिस्टम होता है उसके अंदर। ये नहीं है कि बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं, वहाँ पे वो जो कंपनी है वो स्पेशल इन्हीं का काम करती है, जो फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो इनसे रिलेटेड ही काम करती है कि जो नॉन प्रोडक्टिव और इनएक्टिव एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट करती है कैश में और फिर कंपनी को दे देती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल दैट ए फर्म्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी अफेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजेज इन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड। कि अगर फर्म की जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अफेक्ट हो तो किससे अफेक्ट हो, वो चेंजेज इन एक्सचेंज रेट की वजह से, एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ उसकी वजह से फर्म की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होते हैं। तो वो किस एक्सपोजर की वजह से होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इकोनॉमिक, ट्रांसलेशन, ऑपरेटिंग। ये एक्सपोजर क्या होते हैं कि अगर जैसे जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस, उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि भाई एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया उसकी वजह से। तो अब एक्सचेंज रेट में चेंज की वजह से अलग अलग कंपनी, कोई भी कंपनी है उसकी अलग अलग सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके हिसाब से होते हैं ये ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक, ट्रांसलेशन और ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर फर्म के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अफेक्ट होते हैं एक्सचेंज रेट की वजह से, तो वो कौन सा एक्सपोजर होगा। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डिफरेंट एक्सपोजर्स होते क्या क्या हैं। तो मेनली जो है वो 4 टाइप्स के एक्सपोजर होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स, इकोनॉमिक एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ऑपरेटिंग एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर। अब ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है, इसके अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें चेंजेज होता है एक्सचेंज रेट के कारण, ठीक है, तो वो होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। देन है फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ऑपरेटिंग एक्सपोजर में क्या होता है कि कैश फ्लो जो है, हमारे कैश फ्लो हैं उनमें चेंजेज हो एक्सचेंज रेट की वजह से, तो वो होता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। यानी कि जो हमारी इनकम्स होंगी, अर्निंग्स होंगी, कैश फ्लोज, उनके अंदर चेंजेज हो एक्सचेंज रेट में चेंजेज की वजह से, तो वो होगा ऑपरेटिंग एक्सपोजर। देन है फिर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में क्या होता है कि हमारे जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऑब्लिगेशंस यानी कि जो एक तरह से लाइबिलिटी हमें कहीं किसी को पे करना होता है, तो वो हमारी जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो उस पर इम्पैक्ट हो एक्सचेंज रेट में चेंजेज की वजह से, तो वो होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, इसके अंदर जो कंपनी की मार्केट जो वैल्यू है उसके अंदर चेंज हो, जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशंस के कारण या उसमें चेंज के कारण, ठीक है, कि जो कंपनी है उसकी जो पोजीशन है मार्केट में उसमें चेंजेस आए एक्सचेंज रेट की वजह से, तो वो होगा इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, तो ये क्या होगा, ट्रांसलेशन एक्सपोजर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी, द कंपनी हैज ए 10% perpetual debt of ₹1 lakh. The tax rate is 35%. Which one of the following is the after-tax cost of capital assuming that the debts are issued at a 10% premium? अब हमें कॉस्ट निकालनी है डेट की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि डेट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट सिक्योर जो एक तरह से कैपिटल के सोर्सेज होते हैं, इनकी कॉस्ट के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ये इसमें के अंदर हमें कवर करने होते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर। जैसे डेट की प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, इक्विटी है इनकी। तो अब डेट की सबसे पहले समझते हैं कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो कॉस्ट निकालने के लिए डेट की 2 तरीके होते हैं, एक तो अगर इरिडीमेबल है और एक अगर रिडीमेबल है। इरिडीमेबल यानी कि जिनकी पेमेंट हम नहीं करेंगे, मतलब लास्ट में जो पेमेंट करनी होती है हमें वो नहीं करते, तब कॉस्ट निकालनी है। और एक रिडीमेबल यानी कि जिनकी पेमेंट हमें लास्ट में करनी पड़ेगी, तो उसके लिए। अब क्वेश्चन में ये कुछ नहीं बोला कि हम उसको रिडीम करेंगे, तो यानी कि हम ये मानेंगे कि वो इरिडीमेबल डेट है। इरिडीमेबल डेट की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये 1 नहीं है, ये आई है। आई इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो अब क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। 10% परपेचुअल डेट है 1 लाख पे, तो 10% परपेचुअल डेट है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% 1 लाख का 10,000। देन फिर टैक्स रेट दी हुई है 35%, और जो इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, 10% प्रीमियम पे। 10% प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी होगी, यानी कि हमें पैसे मिले कितने, 1 लाख तो मिले ही हैं। फिर 10% प्रीमियम पे है तो 10% ऑफ 1 लाख 10,000, तो टोटली हमारी जो नेट प्रोसीड्स हैं वो होंगी 1,10,000 रुपये। तो अब इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 10,000 इंटू 100 इंटू 1 माइनस 35% टैक्स रेट, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.909%। ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है, तो ये देखिए यहाँ सोल्व हो गया 5.91% कॉस्ट ऑफ डेट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब जो असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से रीड करना होता है उनको, एक्चुअल में क्या बोला गया है उस चीज़ को समझना, क्योंकि तभी हम उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है या उसके पीछे जो रीजन है उसको डिफाइन कर सकते हैं नहीं। तो जो फर्स्ट है वो है बाय स्विचिंग टू लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स द इन्वेस्टर एक्वायर एन एसेट्स हुज प्राइस फ्लक्चुएट एज इंटरेस्ट रेट वेरी। कि लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उन पे स्विच करके, अगर कोई इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उन पे स्विच करके क्या कर सकता है, इन्वेस्टर एक्वायर एन एसेट, ऐसी एसेट को एक्वायर कर लेता है एक इन्वेस्टर जिसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है एज इंटरेस्ट रेट वेरी। कि इंटरेस्ट रेट के साथ जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ पता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, उनके प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशन होता है या नहीं होता, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट वेरी करती है वैसे वैसे प्राइसेस भी वेरी करते हैं गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनके। तो जो असर्शन है वो राइट है। अब देखते हैं कि जो रीजन है वो डिफाइन कर रहा है असर्शन को या नहीं। बॉन्ड प्राइसेस फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज एंड राइज व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स। कि जब इंटरेस्ट रेट जो प्राइसेस है वो फॉल करते हैं तब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट राइज करती है। और जब इंटरेस्ट रेट और जब जो प्राइसेस हैं वो राइज करते हैं यानी कि बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट फॉल करती है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट है और जो बॉन्ड्स के प्राइसेस हैं उनके बीच हमें पता तो चल गया है कि हाँ कुछ रिलेशन होता है, लेकिन वो कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जो बॉन्ड्स हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उसके बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज करते हैं, और अगर जो इंटरेस्ट है रेट है वो डिक्रीज करती है तो ये इंक्रीज करते हैं बॉन्ड के प्राइसेस। ऐसा रिलेशन होता है इनके। तो अब हमने देखा कि जो इस फर्स्ट स्टेटमेंट है जो असर्शन है उसके अंदर बोला गया था कि फ्लक्चुएट करते हैं इनके प्राइसेस इसके साथ, लेकिन सेकंड में हमने रीजन में पढ़ा कि जब ये बढ़ती है तब ये घटते हैं और ये जब राइज होते हैं तब ये फॉल होता है। ठीक है, तो अब ये इसको हम रीड करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो चीज़ इसके अंदर बोली गई थी उसी चीज़ को इन डिटेल बताया गया है रीजन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया था कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, लेकिन इसमें ये भी बता दिया कि कैसा रिलेशन है, कि जब ये फॉल करती है तो ये राइज करता है और जब ये राइज करती है तो ये फॉल करता है। ठीक है, तो बिल्कुल रिलेशन इनको थोड़ा और आगे और डिफाइन किया है। तो हम इसे हम कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड वन है जो ये रीजन इसको असर्शन को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों जो हैं वो ट्रू हैं और जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को और सेशन को। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये देखो इसका राइट ऑप्शन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग इज प्राइमली फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो इन्वेस्टिंग की पोर्टफोलियो अप्रोच है वो किसके ऊपर फोकस करती है। चार ऑप्शन दे के डाइवर्सिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करती है, वैल्यू प्रोटेक्शन पे ज़्यादा करती है, या रिटर्न एप्रिसिएशन पे, या रिस्क ऑप्टिमाइजेशन पे। तो अब समझते हैं इनको। जो पोर्टफोलियो अप्रोच है उसको मतलब अलग अलग थ्योरीज के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडर्न थ्योरी है वो कैसे डिफाइन करती है पोर्टफोलियो अप्रोच को, उसको समझते हैं। कि जो पोर्टफोलियो अप्रोच है वो क्या है, एक प्रैक्टिकल मेथड है फॉर सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने का एक प्रैक्टिकल मेथड है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर ओवरऑल रिटर्न को मैक्सिमाइज करने का विद एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हम ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें कि सिर्फ एक सिंगल एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एसेट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो रिस्क है वो कम हो सके हमारा और रिटर्न है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, क्योंकि अब इन्वेस्ट जहाँ पे भी हम करते हैं तब वहाँ पे रिस्क और रिटर्न के अंदर एक ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, रिस्क और रिटर्न की, कि रिस्क ज़्यादा करते हैं तो हम मतलब रिटर्न ज़्यादा करते हैं तो उससे रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड ऑफ, लेकिन हमें रिटर्न तो ज़्यादा करनी होती है और रिस्क को कम करना होता है, ऐसा कंडीशन। तो इसलिए ट्रेड ऑफ होता है इनके बीच में। तो अब इसके
ट्रेड ऑफ के सॉल्यूशन के लिए इस पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टिंग की अप्रोच है इसको यूज किया जाता है। इसके अंदर यही होता है कि हम एक ग्रुप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो रिस्क है, मतलब अब जैसे डिबेंचर्स होते हैं उनमें सबसे कम रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी तो कम होती है, इंटरेस्ट रेट भी तो कम होती है। और जैसे इक्विटी है उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, मतलब अर्निंग्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि डिविडेंड जो है वो उसकी ज़्यादा रेट होती है इंटरेस्ट के कंपैरिजन, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है, कभी कभी ना भी मिले, जीरो भी डिविडेंड मिले, लेकिन डिवेंचर्स में तो इंटरेस्ट जो है वो तो फिक्स ही है, मिलेगा ही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो सिक्योरिटीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इनकी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो अब की टेकवेज क्या है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थ्योरी के, कि जो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है एक एसेट्स में, दैट इज परचेज्ड इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल अर्न रिटर्न एंड ग्रोन इन वैल्यू, कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी रिटर्न्स हैं वो इंक्रीज होंगी, अर्निंग्स इंक्रीज होगी। ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ए पैसिव अनलाइक ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इम्प्लाइज हैंड्स ऑन मैनेजमेंट। एक तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है ये, ना कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी तरह। तो रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम होरिजन आर की फैक्टर इन सेलेक्टिंग एनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो मेन चीज़ क्या होती है इसके अंदर, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होरिजन, मेन जो की फैक्टर्स हैं जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है इसकी। तो अब वापस करते हैं, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया था कि किस पे ऊपर प्राइमरी फोकस किया जाता है पोर्टफोलियो अप्रोच के अंदर। तो हमने पढ़ा कि जो रिस्क है उसके ऊपर ज़्यादा, मतलब एक तरह से की फैक्टर होता है रिस्क। तो जो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ए फर्म फाइनेंसेस ए पार्ट ऑफ इट्स परमानेंट वर्किंग कैपिटल विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कि कौन सी जो वर्किंग कैपिटल है उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एक फर्म है वो अपनी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से कंप्लीट करती है, ठीक है, या पूरा करती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल यानी कि जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड काम करने के लिए या वर्किंग के लिए हमें जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक फर्म कैसे पूरा करे, उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन ले या उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन ले। इस चीज़ के लिए डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि शॉर्ट टर्म से लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म से लेना चाहिए। जैसे मैचिंग अप्रोच है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो डिफरेंट अप्रोच है। तो किस अप्रोच के अंदर ये बात बोली गई है कि परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल है उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम समझते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेज बोलती क्या क्या है। तो मेनली ये 3 अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव और मॉडरेट अप्रोच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच क्या बोलती है, एग्रेसिव अप्रोच ये बोलती है कि हमें कैश जो है उसको कम से कम रखना है, जो फंड्स हैं उनको कम से कम रखना है, और जो मेन पार्ट है फिक्स्ड एसेट का भी एक छोटा पार्ट, और जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उनका भी एक पार्ट हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करना चाहिए, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज करना चाहिए उनके लिए। ये बात बोलती है एग्रेसिव अप्रोच। मतलब इसका नाम ही है कि एग्रेसिव, बिल्कुल एग्रेसिव है ये कैश के लिए, कि भाई बिल्कुल शॉर्ट टर्म थोड़े से टाइम के लिए ही हम लेंगे उनको, उन फंड्स को इन एसेट्स की रिक्वायरमेंट के लिए या इन काम के लिए, जो भी काम है ये इससे रिलेटेड। कंजर्वेटिव अप्रोच बिल्कुल कंजर्व है। वो क्या करती है कि अगर हमें थोड़े टाइम के लिए भी कोई काम है, थोड़े टाइम के लिए कोई एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है, उसके लिए भी हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से मतलब फंड्स रेज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कंजर्व हो गया कि भाई कमी ना पड़ जाए कैश के अंदर की रिक्वायरमेंट के अंदर, लॉन्ग टर्म से के लिए ले लो। और मॉडरेट और एवरेज अप्रोच है वो इन दोनों के बीच की है कि भाई जितना टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए उतने टाइम के लिए ले लो। ये नहीं है कि ना तो काफ़ी कैश जो है वो आइडियल पड़ा रहे, ना ये कि बिल्कुल एग्रेसिव ही होना है हमें, ठीक है। तो एक मॉडरेट है ये बीच की एवरेज अप्रोच। तो अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला था कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा करना, ये कौन सी अप्रोच बोलती है, तो शॉर्ट टर्म एसेट्स का जो शॉर्ट टर्म यूज करने की बात कौन सी बोलती है, जो एग्रेसिव अप्रोच है वो, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है पहले कि जो MM हाइपोथेसिस है इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल अजम्पशंस, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following approaches of capital structure pleads that debt financing initially increases the value of the firm, however excess debt financing beyond a particular point reduces the value of the firm? अब देखो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड थ्योरीज थी, ऐसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी थ्योरीज हैं या अप्रोचेज हैं। ये जो हमने MM अप्रोच भी पढ़ी थी, जो अजम्पशंस पढ़ी थी, तो ऐसे ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऑपरेटिंग इनकम है या नेट इनकम अप्रोच है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अप्रोच ये बात बोलती है कि
डेट फाइनेंसिंग जो है वो यूज करने से स्टार्टिंग में तो एक जो वैल्यू है फर्म की वो इंक्रीज करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर हम डेट का यूज करें एक पर्टिकुलर पॉइंट से बियॉन्ड, तो जो वैल्यू है फर्म की वो रिड्यूस करने लग जाती है। ठीक है, तो अब ये अप्रोच हमने पढ़ी थी MM अप्रोच की। जो वैल्यू है फर्म की वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो एक अलग चीज़ है, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है फर्म की। लेकिन जो इसकी टैक्स वाली अजम्पशन थी उसके अंदर इसने ये बोला था कि जो जितने भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं बस उतनी अफेक्ट होती है एक फर्म की वैल्यू। तो अब फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आएगा, इनको और देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या क्या होती है। अब देखो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको दिया गया था एजरा सोलोमन के द्वारा। अब ये अप्रोच क्या बोलती है, ये बोलती है एक ये मिडवे देती है नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच में। अब नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती है, जो नेट इनकम अप्रोच है वो तो ये कहती है कि जो वैल्यू है एक फर्म की वो अफेक्ट होती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से। ठीक है, कि कितना डेट यूज कर रहे हैं, कितना इक्विटी यूज कर रहे हैं। और जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो ये बोलती है कि अफेक्ट नहीं होती। जैसे MM अप्रोच बोलती थी जब वो टैक्सीज को अज्यूम नहीं करती थी कि कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, जो वैल्यू है फर्म की वो कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे ही बोलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इनके एक बीच का है। ये बोलती है कि अफेक्ट तो होती है वैल्यू की, जो है एक फर्म की वैल्यू अफेक्ट तो होती है, लेकिन एक पॉइंट तक होती है। उसके बाद अगर हम डेट का ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे जो फर्म है उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो ये बात ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती है। जैसे देखो इसमें 3 स्टेजेज होती हैं कि अगर हम जो डेट है, जो डिग्री ऑफ लिवरेज है, यानी कि डेट का यूज ज़्यादा करते जाएंगे तो जो टोटल ये है टोटल कॉस्ट फर्म की, तो टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज होएगी। ठीक है, डिक्रीज होएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट डिक्रीज होएगी तभी जो वैल्यू है फर्म की वो इंक्रीज होएगी। तो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होता है, और हम इसको इंक्रीज करते ही रहते हैं, डेट का यूज करते ही रहते हैं, तो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे आ जाएगी। फिर उसके बाद जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करने लग जाएगी अगर हम उससे भी ज़्यादा डिवेंचर्स का यूज करेंगे, तो डेट का यूज करेंगे। तो ये बात बोलती है ये ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।